Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Drishti Bharti. Let us we talk about important और NCERT हिस्ट्री से रिलेटेड आज जितने भी इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग क्लास 7 से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे. दिस इज रूलर्स एंड बिल्डिंग्स. तो अवर पास्ट पार्ट सेकेंड चूंकि क्लास 7th में है और अवर पास्ट पार्ट फर्स्ट चूंकि क्लास 6th का पार्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्लास 7th इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. दिस इज इक्विवेलेंस टू द क्लास 9th. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच कवर इन दी ऐसे राइटिंग ऑल्सो. यूपीएससी एमपीपीएससी के अंदर मेंस का ऐसे राइटिंग बहुत पूछा गया है, इसलिए रूलर्स एंड बिल्डिंग्स में जितने भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, टॉम्स हैं, या हम बोल सकते हैं मस्जिद वगैरह जितनी भी हैं, सारे इम्पोर्टेंट मुगल एम्पायर से रिलेटेड या मुगल सुल्तानेट से रिलेटेड सारे हम डिस्कस करेंगे इन दी ऐसे राइटिंग. यूपीएससी एमपीपीएससी में ऐसे राइटिंग प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं. और रही बात स्कूल की, तो इस क्लास लेवल पे तो आप वीडियो को पोस्ट करके इजीली नोट्स मैंने जो है इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं. फॉर क्लास 7th में डिस्कस कर रहे हैं. बट एसआई एसएससी रेलवे और अदर एग्जाम्स के लिए हमें 1 वर्ड ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू इन सारे डिस्कशन से जो हम आज करने वाले हैं उनसे आपको इजीली मिल जाएंगे. आई होप गाइज आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. सो इट्स वन ऑफ माई रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड after completion this video please share with your friends. So today we started rulers and buildings. So we talk about CBSE class 7th NCERT. Now the third part is Sultan Muhammad of Ghazni was a contemporary of the Rajendra I. सुल्तान मोहम्मद गजनी जो थे वो कंटेम्प्रेरी किसके इक्विवेलेंट थे? राजेंद्र वन के. बट ड्यूरिंग हिज कैंपेनिंग क्या देखा गया कि सब कॉन्टिनेंट, ऑब्वियसली हमारे सब कॉन्टिनेंट पे एशिया की अगर हम बात करें तो इसमें ही अटैक द टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड किंग्स. ये क्या करते थे? हारे हुए राजाओं को क्या करते थे? उन पर अटैक करते थे, उनमें लूटमारी करते थे और उनके जो वेल्थ और जो हम बोल सकते हैं आइडियल्स रहते थे उन्हें क्या करते थे? गेट लेते थे. बट सुल्तान मोहम्मद वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट द टाइम. उस टाइम तक तो सुल्तान मोहम्मद कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर, उनका कुछ अच्छा खासा शासन नहीं था. लेकिन ऐसा देखा गया है कि डिस्ट्रॉइंग द टेम्पल्स बाय एंड स्पेशली द वन एट सोमनाथ, स्पेशली अगर हम बात करें तो सोमनाथ जो डिस्ट्रॉय किया गया वो उन्हीं के द्वारा किया गया. और ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम. और ये चाहते थे कि इन्हें एक बहुत बड़ा क्रेडिट मिले इस्लाम धर्म का. बट कुछ टाइम बाद हमने पॉलिटिकल कल्चर्स देखी मिडिल एज तक, तो वहाँ पर देखा कि कुछ रूलर्स ऐसे थे जो अपने आप को एज अ पॉलिटिकल मिलिट्रिकल और एज अ फोर्स वो क्या करते थे? अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्सेस मानते थे और वो ये सिर्फ इन चीज़ों पे बिलीव करते थे कि हारे हुए जो शासन हैं उन पे अटैक करना, उन्हें लूटमारी करना और किसी भी तरीके से उन्हें हार्म पहुंचाना. सो लेट अस वी टॉक अबाउट इन व्हाट वेज डू यू थिंक द पॉलिसीज ऑफ द राजेंद्र वन and Muhammad of Ghazni were a product of their times. But how were the actions of the two rulers different? So we discuss in the next because क्या है कि हम जो important points थे वो सारे डिस्कस करेंगे, तो important points के अंदर ये क्वेश्चन भी हम वहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे. Now we started gardens, tombs and forts. Now under the Mughals, architecture became more complex. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir and especially Shahjahan were personally interested. हमें पता होना चाहिए कि जब मुगल एम्पायर की बात है तो आर्किटेक्चर तो सारे मुगल्स कहाँ से बाबर अप टू दी शाहजहाँ, हम ये बोल सकते कि शाहजहाँ स्पेशली जो थे वो लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करवाया था वर्ल्ड वाइड. नाउ in his autobiography, again Babur described his interest in the planning and laying out formal gardens placed within the rectangular walled enclosure and divided into 4 quarters by artificial channel. और इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी और बाबर ने इन्हें डिस्क्राइब किया था. बट वह इंटरेस्टेड थे जो एक पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि लेइंग एरिया जहाँ पर जैसे गार्डन्स हो गए प्लेस्ड और इम्पोर्टेंट जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि स्टेइंग प्लेसेस जो थी वहाँ पर उन्होंने ब्यूटीफुली बहुत प्यारा वर्क कराया और आर्टिफिशियली चैनल्स भी बहुत सारे ओपनिंग्स कराए थे. नाउ वी डिस्कस दिस गार्डन्स वेयर कॉल्ड
लाइक अब कुछ गार्डन्स जो उनके द्वारा बने, जैसे हम बोल सकते हैं चार बाग और 4 गार्डन्स, क्योंकि ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स। देखो इन्होंने हमें इस पिक के अंदर कितना अच्छे से क्लियरली मेंशन है कि चारों गार्डन देखिए 4 कॉर्नर्स पे ये जो हैं मुगल्स बैठे हुए हैं, और ये 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर अलग अलग जो है हम बोल सकते हैं डिवाइड करा हुआ है, विभाजित किया गया है। नाउ द बिगनिंग विथ अकबर, अकबर द्वारा पहले स्टार्टअप किया गया और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे जहांगीर तक ये और शाहजहां ने भी बहुत अच्छा काम किया कश्मीर, आगरा और दिल्ली के अंदर। सो अगर हम अकबर की बात करें तो ब्यूटीफुली उन्होंने 4 बाग को काफ़ी अच्छा डिज़ाइन करवाया था। बट देयर वेयर सेवरल इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर, जैसा कि हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर थे। जैसे कि अकबर राइन की बात करें तो अकबर राइन में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल उन्होंने वर्क किया, और इंस्पिरेशनल के साथ साथ उन्होंने आर्किटेक्ट को भी बहुत ज़्यादा जो है प्रावधान दिया, एज द टॉम और द सेंट्रल एशिया एंसेस्टर्स लाइक द तैमूर। अब अगर सेंट्रल एशिया एंसेस्टर की बात करें तो तैमूर इज द बेस्ट एग्जाम्पल, बट the central towering dome and the tall gateway is Pishtak became important aspects of Mughal। अगर हम टॉम की बात करें, सेंट्रल एशिया एंसेस्टर की बात करें तो तैमूर, बट सेंट्रल टावरिंग जो दिया गया था और टॉल गेटवे जिसे हम पिश्ताक के नाम से भी जानते हैं, वह इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था मुगल इंपीरियल का। नाउ वी डिस्कस द फिगर नंबर 10, a 1590 painting of Babur surprising workers laying आउट अ चारबाग इन काबुल। 1519 में ये जो हमें पेंटिंग विजुअल है फिगर नंबर 10 में, इसमें बाबर की सरप्राइजिंग वर्क इसमें मेंशन की गई है। अब बाबर की सरप्राइजिंग वर्क इन द फॉर्म ऑफ चारबाग, जिसे हम 4 गार्डन्स के नाम से भी जानते हैं, यह जो है ये काबुल के अंदर स्थित है। बट नॉट हाउ द इंटरेस्टिंग चैनल्स ऑन द पाथ क्रिएट द कैरेक्टरिस्टिक चारबाग डिज़ाइन। क्या क्या इंटरेस्टिंग जो इम्पोर्टेंट थे वो हमें क्या देखने को मिला इसमें, 4 कॉर्नर्स। नाउ द फिगर नंबर 11 इज द टॉम्ब ऑफ हुमायूं कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1562 and 1571। कैन यू सी द वाटर चैनल्स? यस, इन दिस फिगर नंबर 11 जितने भी हमें आगे की तरफ शेडोज दिख रहे हैं, दिस इज द वाटर शेडो। तो वाटर चैनल्स यहाँ से इजीली निकले, जिसमें से वाटर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करा जा सकता है इजीली। जो है चैनल्स जो हैं वो इम्पोर्ट और अंदर कन्वीनियंट रहा था महल के अंदर जाने के लिए और निकलने के लिए, तो सारे चैनल्स वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से आर्किटेक्चरली बिल्डअप किए गए। नाउ दिस फिगर नंबर 12, अगेन फिगर नंबर 12 की बात करते हैं हम कि थ्रोन बालकनी है इन दी दीवान ए एम इन दिल्ली इज कॉम्प्लिकेटेड इन 1648। ये दीवान दिल्ली है या दीवान ए एम, ये दिल्ली में स्थित है और 1648 में इसका जो है हम बोल सकते हैं बिल्डअप किया गया। बट थ्रू द आर्किटेक्चर पहली बार विजुअल किया गया था ये हुमायूं टॉम्ब के नाम से, तो हमें याद रखना कि ऑब्वियसली ये हुमायूं टॉम्ब के नाम से चला आ रहा है। बट द टॉम्ब वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ ह्यूज फॉर्मल चारबाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नॉन एज द 8 पैराडाइजेस। ये टेम्पल जो है इसे उठाकर कहाँ, ये टॉम्ब को कहाँ उठाकर रख दिया गया, चारबाग के ऊपर, और इसे 8 पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हम हश्त बिश्ती के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब अ सेंट्रल हॉल सराउंडिंग्स बाय 8 रूम्स। एक सेंट्रल हॉल है बीच में और इसे सराउंड किया गया है 8 रूम से। नाउ द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ रेड सैंडस्टोन एजेस विथ वाइट मार्बल। बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया गया सैंडस्टोन से, बट जो उसके एजेस है उसे वाइट मार्बल से काफ़ी अच्छा जो है हम बोल सकते हैं कि ग्लोइंग करने के लिए उसे और बहुत ज़्यादा मिरेकल बनाने के लिए उसे करा गया होगा पॉलिशिंग के तौर पे। नाउ इट वाज ड्यूरिंग द शाहजहाँ। अगर हम शाहजहाँ राइन की बात करें तो डिफरेंट एलिमेंट्स जो है मुगल आर्किटेक्चर को यूज़ करने के लिए दिए गए थे, जैसे कि वे फ्यूज टुगेदर थ्रू अ ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस
जो हार्मोनियस सिंथेसिस जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स का उसमें यूज़ किया गया था, जिसमें जब शाहजहाँ का शासनकाल था तो वहाँ पर देखा गया कि वी डिस्टेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। बहुत ज़्यादा जो है शाहजहाँ के शासनकाल में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी वो आगरा और दिल्ली में देखने को मिली। और अगर हम सेरेमनिकल हॉल्स की बात करें या सेरेमनिकल प्लेस की बात करें तो वहाँ वो पब्लिक भी हो सकती थी उस टाइम पे और प्राइवेट भी हो सकती थी। तो प्राइवेट ऑडियंस और पब्लिक ऑडियंस के लिए अलग अलग उन्होंने कर रखा था, जिसे हम दीवान एक खस ओ एम के नाम से भी जानते हैं। वे केयरफुली प्लान किया गया है इसे प्राइवेट और हम बोल सकते हैं पब्लिक सेक्टर के लिए। बट हमने देखा कि एक लार्ज कोर्टयार्ड बना है इसमें, जहाँ पर कोर्ट वेयर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द चिली सुतुन और 40 पिल्लर्ड हॉल्स। चिली सुतन और 40 पिल्लर्ड हॉल्स के नाम से भी जाना गया है। जब बड़े कोर्टयार्ड रहते थे उन्हें हम पिल्लर्ड हॉल्स के नाम से जानते थे। ना शाहजहाँ ने ऑडियंस प्राइवेट और पब्लिक स्पेशली कैटेगराइज करके उन्होंने बड़े बड़े हॉल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, और ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे मॉस्क भी कंस्ट्रक्ट करे फॉर द प्रेयर of the Muslims, or this pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla। और इस पेडिस्टल को आगे बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने फ्रिक्वेंटली क्या डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया उसमें, किबला। ये क्या होता था, एक डायरेक्शन फेस्ड होता था मुस्लिम प्रेयर के लिए, जिसे हम किबला कहते हैं। अगर मॉस्क्स जो हैं वो सारे मुस्लिम प्रेयर्स के लिए बनाए गए। सिंस एवरीबॉडी फेस्ड दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन, जब भी मुस्लिम्स प्रे करें उस मॉस्क के अंदर तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वो अपना फेस करे, वो फेस भी डिफाइन किया गया था इस मॉस्क के अंदर। और यह आइडिया जो था किंग को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दिस आर्किटेक्चरल फीचर्स। और किंग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे कि भगवान जो है हमारी धरती पे वो एक खुद में आर्किटेक्चरल फीचर्स उनमें पाए गए हैं, ऐसा उनका मानना था। नाउ द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पीरियल कोर्ट वाज एम्फसाइज्ड बाय शाहजहाँ इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। और शाहजहाँ द्वारा बहुत ज़्यादा जो है आगे कंस्ट्रक्शन को और उसमें रॉयल जस्टिस और ईमानदारी के साथ उन्होंने काफ़ी अच्छा कोर्ट और मॉस्क कंस्ट्रक्ट करे। और यह उसमें दर्शाया कि अगर हम न्यूली कोई कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं तो वो हमारे पास वो उन्हें मैक्सिमम जो है फर्स्ट उन्होंने स्टार्ट किया था रेड फोर्ट लाल किले से, जो कि चूँकि दिल्ली में स्थित है। बट बिहाइंड द एम्प्रियर्स अगर हम बात करें, एम्प्रियर्स के बिहाइंड बात करें तो सीरीज ऑफ द पित्रा डूरा, जिसे वो क्या कहते थे, इनलेज दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड इज ऑर्फियस प्लेइंग द लूट। उन्होंने क्या किया कि उसे डिपिक्टेड करते हुए ग्रीक गॉड के नाम से, जैसे हम ऑर्फियस प्लेइंग के नाम से जानते हैं, और उसे लूट के नाम से भी उन्होंने प्रोनाउंसिएशन किया। इट वॉज believed that the Orpheus music could calm ferocious beasts until they coexisted together peaceably। जब वहाँ पर प्रे कर रहे हैं मुस्लिम्स मॉस्क के अंदर, तो वो यह चाहते थे कि ऑर्फियस म्यूजिक वहाँ पे लाउड फॉर्म में करे। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे मस्जिद में अगर आज भी प्रे होती है तो बहुत एक लाउड स्पीकर बजता है, जिसे उन्होंने ऑर्फियस म्यूजिक के नाम दिया गया, दर्जा दिया था उन्होंने। और यह बहुत इंसान के अंतर मन आत्मा को क्या करता था, काम करता था, और यह शांति का प्रतीक माना जाता था। नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां ऑडियंस हॉल aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony। जिससे जो भी उस कंस्ट्रक्शन के द्वारा शाहजहाँ के ऑडियंस हॉल में जब भी वह कम्युनिकेट करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, तो वह अपने न्याय के प्रति एक बहुत बड़े लेवल पे भी, छोटे लेवल पे भी, और हर बराबरी के इंसान से वो इजीली तरीके से बात करते थे और अपनी हारमोनी को बनाए रखते थे। अब बात करें पित्रादुरा, तो पित्रादुरा क्या था? पित्रादुरा एक कलर्ड हार्ड स्टोन प्लेस था। चूँकि ये डिप्रेशन जो था वो एक कर्व्ड इनटू मार्बल और सैंड स्टोन को क्रिएट करके ब्यूटीफुली और नेट पैटर्न्स के नाम से भी जाना जाता था। Now we discuss the next point. In the early years of his reign,
मीन्स शाहजहाँ की बात हो रही तो शाहजहाँ कैपिटल हमें पता है आगरा में ही स्थित है। आगरा को ही हम शाहजहाँ कैपिटल के नाम से जानते थे। नाउ अ सिटी वेयर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, और हमें पता है कि यह रिवर यमुना के तट पर स्थित है। नाउ दिस वेयर सेट इन द मिडेस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स कंस्ट्रक्टेड इन द चारबाग फॉर्मेट। द चारबाग गार्डन्स also had a variation that historian described at the river front gardens। और आगे चल के इसे ही हम मिडेस्ट और फॉर्मल गार्डन के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि चारबाग फॉर्मेट। चारबाग गार्डन जो था वो एक वेरिएशन था, और हिस्टोरियंस हम बोल सकते हैं कि हिस्टोरियंस को डिराइव करने के लिए हम उसे रिवर फ्रंट गार्डन के नाम से भी जानते थे, जिसमें क्या होते थे, बहुत सारे ड्वेलिंग्स होते थे। वो एक पर्टिकुलर उसमें लोकेशन हम बोल सकते हैं कि मिडिल में नहीं होता था, वो चारों लोकेशन में रहता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्वाड्रेंट में रहता था, जिसका नाम हमने चारबाग रखा। और ये एजेस पे भी देखने को मिलता था, और ये क्लोज टू द बैंक था। तो रिवर जो थी यमुना रिवर थी, तो वहीं से वो डायरेक्ट उस बैंक को काटते हुए क्या करती थी, वहाँ से फ्लो करती थी। अब बात करें हम, शाहजहाँ ने इस रिवर को अडॉप्ट तो किया इन द फॉर्म ऑफ द रिवर फ्रंट गार्डन के नाम से। ये जो है इसका लेआउट कहाँ निकला हुआ था, ताजमहल में। तो हमें पता है कि ताजमहल के पास से इसका लेआउट निकला हुआ था। ये एक क्या करता था, उस गार्डन को क्या करता था, प्रॉपर वाटर सप्लाई करता था, जिससे हम गार्डनिस्ट आर्किटेक्चर अकम्प्लिश्ड ऑफिस लाइन, और वह पूरी पानी की पूर्ति वहाँ करता था यमुना नदी का लेआउट। हियर दी व्हाइट मार्बल इज मौजोलियम वॉज प्लेस्ड ऑन अ terrace by the edge of the river and the garden was its south। और अगर हम वाइट मार्बल की बात करें तो वाइट मार्बल इज मौसोलियम के नाम से, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि म्यूजियम को जो है वो एक ट्रेस करके उस एजेस को एज अ रिवर और गार्डन से क्या करा हुआ है, पूरा कवर कर रखा है। तो ये भी जो है साउथ डायरेक्शन से पूरा हमें इजीली देखने को मिलेगा। नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट द फिगर 13। अब फिगर 13 की बात करें तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ताजमहल एट आगरा, दिस इज कंप्लीटेड इन 1643। हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ताजमहल आगरा का 1643 में कंप्लीट हुआ था। नाउ दिस इज द चारबाग। अब चारबाग ऑब्वियसली चार डायरेक्शन से है। अगेन हम बोल सकते हैं कि टॉम्ब एंड कवर्ड विद द 8 पिलर्स। तो 8 पिलर्स से कवर्ड है टॉम्ब, हमें इजीली दिख रहा है। अब दिस 8 पिलर्स आर लेआउट फ्रॉम द रिवर और रिवर फ्रंट गार्डन। तो रिवर फ्रंट गार्डन जितने भी हमारे पास चार हम देख रहे हैं किस तरीके से चारबाग चैनल जो है वाटर चैनल्स को किस तरीके से अकम्प्लिश कर रहा है। नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट इन फिगर 14। दिस इज अ रिकंस्ट्रक्शन फॉर्म ऑफ अ मैप ऑफ द रिवर गार्डन फ्रंट गार्डन सिटी ऑफ आगरा। Note how the garden places of the novels are placed on both banks of the Yamuna. The Taj Mahal is on the left side, is compared to the layout of the Agra with the Shahjahanabad in Delhi in figure 15। अब हम इसे कंपेयर करते हैं शाहजहानाबाद में, चूंकि ये दिल्ली में स्थित है। नाउ फिगर नंबर 15। This is the figure number 15. This is described in 1850 map of the Shahjahanabad, where is the imperial residence। देखना है हमें। The city appears to be very crowded, but did you notice the many large gardens as well? Can you find the main street and the Jami Masjid? आई होप गाइज कि आप इस मैप के अंदर जामी मस्जिद तो इजीली देखकर बता ही देंगे कि कहाँ पर है। कैन यू गिव मी अ लोकेशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे इसका लोकेशन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप गाइज आप इतना सा काम तो करेंगे। नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट इन द सेकंड पैरा, अकॉर्डिंग टू द शाहजहां develop his architecture forms as a means to control the access that nobles had to the river. In the new city of the Shahjahanabad that he constructed in Delhi, the imperial places commanded the river front. Only especially favored nobles like his eldest son is Dara Sukho were given access to the river.
All others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna. अगर हम आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो कंट्रोल एक्सेस तो किया गया था, बट नॉवेल्स देखें कि अब एक रिवर जैसे यमुना की बात है तो यमुना नहीं, यमुना के कुछ अलग बैंक्स और अलग ट्रिब्यूटरीज भी निकलती होगी, तो वो भी क्या करेगी शाहजहानाबाद से, ऑब्वियसली कि आगरा से निकली है तो शाहजहानाबाद दिल्ली तक आते आते वहाँ भी कंस्ट्रक्ट की गई होगी। अब ये इम्पेरियल प्लेसेस थे जहाँ पर रिवर फ्रंट और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो थी इजीली हमें एज अ नॉवेलिस्टिक हमें देखने को मिली। और जैसे कि हम बोल सकते कि एल्डेस्ट सन दादा सुखो जो थे वो एज अ गिवन एक्सेस टू द रिवर, उन्होंने रिवर्स को क्या दिया था एक्सेस, बट ऑल अदर हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। और मैक्सिमम जो थे वो अपने ही आसपास के एरिया में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कंस्ट्रक्ट करने का, काम करने का, और उन्हें ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। सो गाइज वी स्टार्ट द रीजन एंड द एम्पायर। अब बात रीजन और एम्पायर की है तो इम्पोर्टेंट तो होगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द फिगर नंबर 16। फिगर नंबर 16 हम डिस्कस करते हैं। इन दिस फिगर इंटीरियर ऑफ द टेम्पल ऑफ गोविंद देवा इन वृंदावन 1590। इस टेम्पल का जो इंटीरियर है ये गोविंद देवा के द्वारा बनाया गया था जो वृंदावन में स्थित है 1519 में। Now the temple was constructed out of red sandstone। इस टेम्पल को बनाने के लिए रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया, बट नोटिस द 2 is out of 4 intersecting arches that made the high ceiling roof। 4 arches मिलकर एक हाई सीलिंग रूफ बनाई गई। अब ऑब्वियसली हाई सीलिंग रूफ बनाई गई होगी तो हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि हाई सीलिंग फैन, तो सीलिंग फैन को हमें स्पेस लगाना चाहिए तो बीच में स्पेस रहेगा। अब वहाँ पर क्या होता है झूमर वगैरह काफ़ी बड़े ह्यूज जो बोलते थे हम कि एक बहुत अच्छे और बहुत हाईली और क्वालिटेटिवली हम बोल सकते हैं और क्वांटिटेटिवली देखें तो काफ़ी बड़े बड़े झूमर जो है उस टाइम पे मुगल एम्पायर के शासन में यूज़ किए जाते थे। बट यहाँ बात जो हो रही है वह हाई सीलिंग रूफ की हो रही है। दिस स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ईरान, और यह एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चर किया गया था नॉर्थ ईस्ट ईरान के द्वारा। सो दिस खुसारन एंड वॉज यूज्ड इन दी फतेहपुर सिकरी, और ये जो है खुसारन जो हम बोल सकते हैं कि खुसारन फॉर्म आर्किटेक्चर था ये यूज किया गया था फतेहपुर सिकरी में भी और वृंदावन में भी। नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट इन द समरी। अगर समरी की बात करें तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ी, बिटवीन द 8th to 18th सेंचुरी तक बढ़ती गई। ऑब्वियसली कि पैंडेमिक लेवल पे भी पहुंच गई है, जहाँ पर कंसिडरेबली अगर देखें तो शेयरिंग ऑफ द आइडियाज अक्रॉस द रीजन, मान लीजिए एक से बढ़कर एक आइडियाज जो थे पर्टिकुलर रीजन में शेयर होते गए। जैसे अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो रीजन कुछ इस तरीके से थे, जैसे विजयनगर जो था ये एक एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। इसमें एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स वेयर, यहाँ पर एलिफेंट के स्टैब्लिशमेंट देखा गया। देखने के बाद ये पता चला कि इसमें स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड किया गया, मतलब स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में स्टाइल जो यूज करी गई वो एलिफेंट आर्किटेक्चर यूज किया गया, जिसे एडजॉइन करने लगे सुल्तानेट्स ऑफ बीजापुर और गोलकोंडा के। जो सुल्तानेट्स थे वो बीजापुर और गोलकोंडा के यूज करने लग गए। अब हम ये चैप्टर नंबर 6 में भी इसके बारे में थोड़ा सा बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, हम वहाँ पर भी पढ़ेंगे। आप प्लेलिस्ट क्रिएट करी है हमने, आप उसमें भी देख सकते हैं। In Vrindavan near Mathura, temples were constructed in architectural styles that were very similar to the Mughal places in फतेहपुर सिकरी। और वृंदावन और नियर मथुरा अगर देखें तो वहाँ के टेम्पल जो है फतेहपुर सिकरी के जो मुगल प्लेसेस थे उनके सिमिलर जो है उन्हें आर्किटेक्ट किया गया। बट द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन अंडर देयर रूल हेल्प्ड इन द क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। ऑब्वियसली अब बहुत अच्छे स्टाइल्स जो थे वर्ल्ड वाइड यूज होने लगे, एक रीजन से दूसरे रीजन तक जाने लगे। तो बहुत ज़्यादा जो एम्पायर्स थे एक लार्ज क्रिएशन के लिए, एक बड़े क्रिएशन के लिए वो एक रीजन से दूसरे रीजन में क्या करने लगे,
मान लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर मान लीजिए इंदौर और भोपाल, तो इंदौर में बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल प्लान है, तो वो आर्किटेक्चरल प्लान किसको सप्लाई हो गया, किसके पास चला गया, भोपाल के पास, और भोपाल का आर्किटेक्चरल प्लान जो है वो किसके यूज़ में आ गया, इंदौर के। तो इस तरीके से क्रॉस फर्टिलाइजेशन और आर्टिस्ट का भी यूज़ किया गया इन द फॉर्म ऑफ रीजन चेंजेबल इन द आर्किटेक्चरल स्टाइलिस्ट। अब बात मुगल एम्पायर की है, तो वे आर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन द एडॉप्टिंग रीजनल, और ये इनमें बहुत अच्छी जो थी स्किल थी कि ये बहुत जल्दी क्या करते थे, रीजन को अडॉप्ट कर लेते थे मुगल में। बट आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो कंस्ट्रक्शन लेवल पे ये खुद की अपनी बिल्डिंग में, जैसे बंगाल में देखें तो बंगाल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, यहाँ पर लोकल रूलर्स जो थे और डेवलप्ड, ये अपने रूफ को डेवलप करने में ज़्यादा पैसा खर्च करते थे। उन्हें बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन जो रहती थी दूसरों के टचेड हट से भी डिफरेंट लगना चाहिए, और काफ़ी अच्छी जो टचेड डिज़ाइंस होती थी वो यूज़ करते थे। बट मुगल्स लाइक्ड दी बांग्ला डोम, लेट्स सी इन द फिगर नंबर 11 एंड 12 इन द चैप्टर 9। सो हम वहाँ पर देखेंगे। अब बांग्ला डोम जो है वो इनके मुगल बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, इज मच एज द यूज्ड इज इन दी आर्किटेक्चर, और ये अपने आर्किटेक्चर में यूज कराने की कोशिश करते थे। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन वॉज ऑल्सो एविडेंट इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी। Many of the buildings show the influence of the architectural styles of Gujarat and Malwa. अब बात अकबर्स कैपिटल की बात करें तो फतेहपुर सिकरी है, और फतेहपुर, और अगर हम जहाँ की बात करें तो आगरा है। तो सबके कैपिटल्स क्या थे, डिवाइड थे उस टाइम पे, और यह अपनी आर्किटेक्चरल लाइंस जो थी इन्होंने गुजरात और मालवा में भी काफ़ी यूज़ करी है। नाउ इवन दो authority of the Mughal rulers wanted to be 18th century, the architectural style developed under their patronage were constantly used and adopted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdom. और इसके अदर दिन अगर हम देखें तो मुगल रूलर्स ये चाहते थे कि 18th सेंचुरी तक आर्किटेक्चरल स्टाइल इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाए, इतना ज़्यादा विकास हो जाए उनमें, और उनमें पेट्रोनेज जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या होने लगे, बढ़ने लगे, मतलब उनकी विशालता जो है वो दिखने लगे और एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हो जाए। नाउ लेट अस वी सी अबाउट द फिगर नंबर 17। दिस इज द डेकोरेटेड पिलर्स। वी सी इन दिस डेकोरेटेड पिलर्स एंड स्टड्स। ये क्या करते थे, होल्डिंग करते थे एक्सटेंशन ऑफ द रूफ इन दी जोधबाई पैलेस इन फतेहपुर सिकरी। ये जोधबाई पैलेस के नाम से भी फेमस है फतेहपुर सिकरी में। दिस फॉलो आर्किटेक्चर ट्रेडिशन ऑफ द गुजरात रीजन, और ये आर्किटेक्चर गुजरात रीजन से लिया गया है। नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट द चर्चेस दैट टचेस द स्कीज। फ्रॉम द 12th century onwards, attempts began in France to build churches that were taller and lighter than earlier buildings. Around 12th century में अगर हम देखें तो वहाँ पर फ्रांस के द्वारा जो है एक बिल्डअप करने का, चर्च को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है एक हम बोल सकते हैं एक लंबे चौड़े और लाइटर अर्लियर बिल्डिंग्स को प्लान किया गया। बट दिस आर्किटेक्चर स्टाइल्स इज नॉन एज द गॉथिक, और इस आर्किटेक्चर स्टाइल को हम गॉथिक के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है, आर्किटेक्चर स्टाइल अगर चर्च की बात आए तो गॉथिक इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई में इजीली डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि चर्च के लिए आर्किटेक्चर स्टाइल कौन सा यूज़ किया गया था, तो हमें याद रखना है गॉथिक। नाउ was use of stained glass, और यहाँ पर stained glass भी यूज किए गए, often painted with the scenes drawn from the Bible and flying butter rashes, और इसे पेंट किया गया जो थे सीन्स जो थे किसके, बाइबल के जो सीन्स थे वो यूज़ करे गए, और बटर रेशेस भी इसमें यूज़ करे गए, लाइक इंस्क्रिप्शन हम बोल सकते हैं कि उसमें यूज़ करे गए थे। नाउ टॉल स्पायर्स एंड बेल टॉवर्स वेयर विजुअल फ्रॉम अ डिस्टेंस वेर एडेड टू दी चर्चेज, और इसमें जो हम बोल सकते हैं कि एक स्पायर्स या हम बेल टावर्स बोल सकते हैं यूज़ करे गए, जिससे इजीली जो है चर्च दिख जाए, विजुअल हो जाए, इसलिए बेल टावर्स यूज़ करे गए। नाउ वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्किटेक्चर स्टाइल इज
चर्च ऑफ द नोट्रे डैम इन पेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट चर्च की बात आए और आर्किटेक्चर स्टाइल की बात आए तो हमें याद रखना है नोट्रे डैम इन पेरिस में स्थित है नोट्रे डैम चर्च, which was constructed through several decades in the 12th and 13th century। 12th और 13th सेंचुरी में इसे बिल्डअप किया गया और बहुत टाइम और बहुत हजारों साल लग गए इसे बिल्डअप करने के लिए, इसका आर्किटेक्चर बनाने में। नाउ लुक एट द इलस्ट्रेशन, ट्राई एंड आइडेंटिफाई द बेल टावर्स। सो बेल टावर्स हम देख चुके हैं। सो आई होप गाइज आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर दिया होगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया होगा। और अगर आज की वीडियो से रिगार्डिंग या आपको कोई भी टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में भी वो सारी पॉइंट्स जो है वो क्लियर करूँगी। बिकॉज आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दीजिए और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।